हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मौलिक अधिकार की और उसके बेसिक्स जो है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपने पहला पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको देख लें ताकि आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे पार्ट 2 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक कवर करता है। इसमें आर्टिकल 12 और 13 ये हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ताकि ये रिवीजन हो जाएगी आपकी। देखिए आर्टिकल 12 में जो है स्टेट की डेफिनेशन निकल के बाहर आती है। आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ स्टेट एक्शन के विरुद्ध ही प्रोटेक्टेड है, यानी कि जो संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकार का, अगर ये क्षय हुआ है, हनन किया गया है स्टेट के द्वारा या राज्य के द्वारा, तो ही ये संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ से जो स्टेट की डेफिनेशन इससे देनी आती है, दी गई है, यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और ये स्टेट का डेफिनेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के चैप्टर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, अब है अगला आर्टिकल 13। यहाँ से न्यायिक समीक्षा का टर्म बाहर आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है इसमें जो पहला अधिकार है मौलिक अधिकार का वो है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 कवर करता है। इसमें टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि अनुच्छेद 14 क्या है। देखिए भारत में क्या है, काफी सारी विविधताएं हैं, बहुत हर क्षेत्र में विविधताएं काफी ज्यादा हैं। इसके बावजूद सब लोगों को जो है न्याय पाने का समान अधिकार देने की कोशिश की गई है इस अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए दो टर्म को लाया गया है। पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, और कानून का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहला हम चर्चा करते हैं कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा, यानी किसी के लिए कोई स्पेशल प्रावधान कानून नहीं रख सकती। ठीक है, और कानून की नजर में सब बराबर होंगे और कानून से ऊंचा कोई भी नहीं होगा। ये सिंपली इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है। ठीक है, आगे है कि जब इक्वलिटी बिफोर लॉ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देने की क्या जरूरत थी। इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल समझाऊं कि सपोज एक 10 साल का बच्चा है और एक 50 साल के व्यक्ति, दोनों ने सेम अपराध किया है, तो क्या दोनों को सेम सजा देना क्या न्याय संगत है, क्या न्यायिक है, न्याय है? तो अगर सिंपल कहा जाए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों ही अपने बौद्धिक विकास के जो है बौद्धिक स्तर पे जो बिल्कुल अलग अलग है, तो दोनों को सेम सजा देना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसके लिए रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन यानी एक तरह से कहा जाए तो तार्किक भेदभाव यहाँ पे अलाउ किया गया है। मतलब तार्किक आप थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं लोगों में, तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो समान है उसको ही समान ट्रीट करेगा कानून, सबको समान नहीं ट्रीट कर सकता। क्योंकि हमारे देश में क्या है, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं, बहुत ज़्यादा। अब देखेंगे कास्ट, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबको आप समान ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग है, बहुत भिन्नताएं हैं उनमें। तो इसलिए ये टर्म इंट्रोड्यूस करा गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ताकि सबको समान रूप से न्याय पाने का अधिकार दिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो पहला टर्म जो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये यूके के कानून से लिया गया है। ठीक है, और ये लिया गया यूएसए के कानून से। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसको एक तरह से नेगेटिव टर्म बोला जाता है और इसको पॉजिटिव टर्म बोला जाता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से आगे, जो हम कभी इसका सेपरेट वीडियो लेके आएंगे हम आर्टिकल 14 के ऊपर ही, क्योंकि काफी डिटेल्ड है ये। तो उसमें हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे इसके दोनों ही क्लॉज के बारे में। अभी आप इतना जान लीजिए, ये दोनों जो क्लाउज है, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला आर्टिकल है अपना अनुच्छेद 15। ये कहता है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे, इन 5 चीजों के आधार पे किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं किया जाएगा यानी कौन करेगा, स्टेट। मैंने स्टेट का डेफिनेशन आपको दिया है, तो उनके द्वारा इस तरह की भेदभाव नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर से याद रखना है आपको। देखो इन पांचों को याद रखना है। एक धर्म जाति तो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कोरिलेटेड है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। धर्म जाति, फिर नस्ल, लिंग और जन्म स्थान, इन पांचों के आधार पे आपके साथ भेदभाव किसी के साथ भी नहीं की जाएगी। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सिटीजन के लिए है, यानी भारतीय नागरिकों के लिए है ये सिर्फ अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है ये कहता है सार्वजनिक सेवाओं में सबके लिए समान अवसर होगा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विसेज। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही है। ठीक है, आर्टिकल 16 भी क्लियर है। आर्टिकल 17 जो है, अनुच्छेद 17 जो है, ये कहता है अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक मैसूर हाई कोर्ट है कर्नाटक के अंदर, उन्होंने इसको क्लेरिफाई किया है कि जो अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता है, इसको शाब्दिक अर्थ नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश में जो है एक तरह से चलन चल रहा था कि जो कुरीति कुरीति हमारे देश में आ गई थी अस्पृश्यता के नाम पे, छुआछूत जिसको बोलते हैं, उसका उन्मूलन है ये, ठीक है? तो ये क्लियर है, आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल 18 जो है, ये कहता है सभी तरह के जो टाइटल्स हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश करता है ये। इसमें क्या है कि देखो देखो कुछ टाइटल जो हमारे देश में वंशानुगत थे, जैसे राय बहादुर होंगे, महाराजा जी होंगे, इस तरह से बहुत सारे टाइटल्स थे, उस सबको समाप्त किया गया इस आर्टिकल के तहत। दूसरा ये है कि जो सरकार है, किसी को स्पेशल टाइटल नहीं देगी, ठीक है? एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ दें तो, क्योंकि एकेडमी में आप देखते होंगे जिसने पीएचडी कर लिया तो उसको डॉक्टर वगैरह की उपाधि दी जाती है, वो डॉक्टर नाम आगे लगा सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी सरकार उपाधि नहीं देती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइटल नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे काम और किसी के टैलेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे अवार्ड दी जाती है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, जैसे भारत रत्न है, अवार्ड दी जाती है, लेकिन उसको कहीं नाम के आगे यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है? एक चीज़ और है, सपोज़ कोई विदेशी है जो कि भारत के नागरिक नहीं है, अगर वो भारत की सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर उसको किसी विदेशी के द्वारा टाइटल दी जाती है, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति के अगर परमिशन के बाद ही उस टाइटल को एक्सेप्ट कर सकता है, जब तक वो भारत सरकार के लिए काम कर रहा है, स्टेट के लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो ये भी क्लियर है। देखिए, ये जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया 14 से 18, इनका मेन उद्देश्य क्या है कि समाज के अंदर जितने भेदभाव हैं, ऊंच-नीच है, उन सबको समाप्त करने की कोशिश करता है ताकि सबको समान अवसर दिया जा सके। इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई। तो देखो अब सब में इक्वालिटी की बात की जा रही है। जितने भी भेदभाव वाली चीजें हैं, सबको कम करने या खत्म करने की कोशिश की गई है इन चारों पांचों आर्टिकल के द्वारा। हमारा अगला जो अधिकार है, ये है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस अधिकार के अंतर्गत जो पहला अनुच्छेद है अपना, वो है अनुच्छेद 19। इसमें टोटल 6 अधिकारों की बात की गई है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और पूरा का पूरा जो अब 6 अधिकार है, उसको आप आराम से समझ जाएँगे और याद हो जाएगी आपको। तो देखिए, सपोज़ आप मान करिए किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, तो उस कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा कुछ ऐसे नियम लेके आई जाती है, जो कि आपको पसंद नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे? अपनी बातों को उनके पास रखेंगे, यानी आप अपनी बातों को अभिव्यक्त करेंगे। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो पहला यहाँ पे अधिकार है, उसका इस्तेमाल करेंगे आप। सपोज़ वो नहीं मानते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? शांतिपूर्वक कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहाँ पे उनके साथ में प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कि शांति से बिना हथियारों के आप पीसफुली इकट्ठा होंगे वहाँ पे। तो आर्टिकल 19 बी ये है। सपोज़ वो फिर भी नहीं मानते, तो फिर आप क्या करेंगे? आप आपको अपना ऑर्गेनाइज़ेशन जो अपना आंदोलन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आप यूनियन या एसोसिएशंस के थ्रू, यानी कि जो आप देखते हैं कॉलेज में बहुत सारे यूनियन फॉर्म हो जाते हैं, तो उन यूनियन या एसोसिएशन के थ्रू अपनी बात को रखेंगे, ठीक है? यानी कि आपको यूनियन और एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 सी में, ठीक है? सपोज़ वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपना आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए लोगों को जागरूक करना होगा, ठीक है? आप सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझे, डिटेल में नहीं जाना, लॉजिक पे मत जाइएगा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको पूरे भारत में प्रबंध करना पड़ेगा। तो इसमें जो कि आर्टिकल 19 डी क्या कहता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको घूमने की पूरी स्वतंत्रता है। तो इसका आपने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब आप भारत के जो अलग-अलग क्षेत्रों में घूमेंगे, तो आपको रहना भी पड़ेगा क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या है, रहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेटल की बात कर रही है, यानी कहीं पे आप निवास कर सकते हैं, परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। तो आर्टिकल 19 ई ये कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, आपकी पूरी तरह से ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है? अब कहीं आप निवास कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जीवन यापन के लिए क्या हो, कोई पेशा अपनाना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे भी अधिकार दे रखा है। तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी किसी पेशे को अपनाने का अधिकार है, ठीक है? तो ये भी क्लियर है। आर्टिकल हम जो 19 का टोटल 6 के 6 क्लॉज हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। पहला क्या है, आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रख है आपको। दूसरा, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है आपको। फिर एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म करने का अधिकार है। उसके बाद भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने का आपको स्वतंत्र रूप से अधिकार है, ठीक है? उसका अगला है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, किसी भी पेशे को अपना सकते हैं, आर्टिकल 19 का छठा क्लॉज, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आती है, कभी-कभी आपने देखा होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो यहाँ पे तो इन 6 के 6 क्लॉज में कहीं भी 6 की प्रेस की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है।
तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है, यहाँ से ली गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी से। ठीक है? अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से एज्यूम किया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात जो है 19 ए से ही की जा रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है? तो इसको ध्यान रखेंगे, 19 ए अगर कहीं आता है, तो वो प्रेस की बात करता है, 19 ए। आगे अपना जो अगला अधिकार है, वो है अनुच्छेद 20 में। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यानी अधिकार प्राप्त है। इसमें टोटल 3 तरह की अधिकारों की बात की गई है, किसी के लिए भी अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में। इसमें जो है पहला अधिकार ये है उनके लिए कि जिस वक़्त जो कानून है अपराध करते वक़्त, उसके अनुसार ही उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी, ना कि बाद के कानून के अनुसार। अब ये क्या है? सपोज़ किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसको दोष सिद्ध होते-होते कोर्ट से 10 साल लग गए, ठीक है? और 10 साल में जो उसके लिए सज़ा पहले 1 साल की थी, अब वो सज़ा 5 साल के लिए हो गई। तो ऐसा नहीं कि अब जो कानून जो उस वक़्त 5 साल होगी तो उसके अनुसार सज़ा दी जाएगी, नहीं। उस वक़्त क्या कानून था, उसके अनुसार ही उनको सज़ा दी जाएगी। तो ये भी ये क्लियर है। दूसरा ये कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है? अब इसका तीसरा अधिकार ये है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों ही क्लियर है। पहला क्या है? किसी को जो अपराध के वक़्त जो कानून है, उसके अनुसार ही उनको सज़ा दी जाएगी। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है? अगला है कि किसी को भी खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्लियर है। अपना जो अगला आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 21। इसमें कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक नया टर्म आया है, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी कहा जाता है इसको, ठीक है? प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके जीवन से के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अगर वो उसके द्वारा इस अधिकार को वंचित किया जा सकता है। अब ये क्या है? सपोज़ किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो उस अपराध की सज़ा उसको जेल हो सकती है। यानी कि जेल मतलब क्या? आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको समाप्त कर दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे विधि के द्वारा आपके अधिकार को छीना गया। उसी तरह सपोज़ कोई अपराध इतने जघन्य है कि इसको फाँसी की सज़ा भी दी जा सकती है। यानी कि उसके जीवन को भी समाप्त किया जा सकता है विधि द्वारा, यानी कानून के द्वारा, ठीक है? तो यही कहा गया है कि जनरल केस में आपको ये दोनों अधिकार पूरी तरीके से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ केस में जहाँ पे कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उस केस में आपकी ये जो स्वतंत्रता है, उसको छीनी जा सकती है, ठीक है? तो याद रखना है आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन दोनों को याद रखना है। मैंने डिटेल से आपको समझाने के लिए ये दोनों चीज़ें बता दी आपको। अपना जो अगला अनुच्छेद है, वह है अनुच्छेद 21 ए। इसको मैं बताऊँ आपको कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, इसको जोड़ा गया था इसमें। इसमें कही गई है कि जो राज्य है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। उनका ठीक है? सपोज़ कोई व्यक्ति जो वंचित वर्ग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो उसकी जो शिक्षा का ज़िम्मेदारी है, वो राज्य के ऊपर होगा। राज्य उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है? अगला है अनुच्छेद 22। इसमें कहा गया है गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें भी 3 अधिकारों की बात की गई है। सपोज़ किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसमें क्या है, उस व्यक्ति को पहले उसका अरेस्ट होने का कारण उनको बताना पड़ेगा। और अरेस्ट होने के 24 घंटे के भीतर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट होंगे, उसके सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। ये उनका अधिकार है, प्रस्तुत करना ही है। इसमें लेकिन जाने-आने का टाइम इंक्लूड नहीं होता। उसको उसके अलावा जो 24 घंटे हैं, उसके अलावा 24 घंटे के अंदर उसको उनके सामने प्रस्तुत करना होता है। तीसरा है कि उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, उसको किसी भी कानून जानकार, उसके पसंद के जो कानून के जो जानकार हैं या लीगल प्रैक्टिशनर जो है, उससे सलाह लेने का अधिकार उसको होगा। ठीक है? तो ये तीनों अधिकार हैं जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उसके लिए। ठीक है? इसमें देखिए 2 तरह के जो गिरफ्तारी है उसकी बात की जाती है। पहला है दंडात्मक निरोध। ठीक है? दूसरा है निवारक।
ठीक है? देखो पहला क्या है, पहला को हम बोलते हैं प्यूनिटिव इंग्लिश में अगर देखें तो, और इसको प्रिवेंटिव बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है किसी व्यक्ति ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसको जो प्रॉपर ट्रायल के बाद कोर्ट के थ्रू जो सजा दी जाती है वो इसके अंतर्गत आता है। और दूसरा निवारक क्या है कि किसी को संदेह के आधार पर अरेस्ट किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उनको लगता है कि कानून को लगता है कि अथॉरिटी को लगता है कि अगर वो माहौल खराब कर सकता है समाज में, तो उसको अरेस्ट किया जाता है संदेह के आधार पे भी। तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक डिटेंशन के अंतर्गत आता है। इस में है मैक्सिमम जो अवधि है वो है 3 माह तक किसी को ऐसे गिरफ्तार किया जा सकता है इस प्रावधान के। देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 20 और 22 में लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। देखिए 20 में क्या है, पहले इसमें बात की गई है अपराध के लिए संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी हिरासत के खिलाफ संरक्षण। यानी पहले जो है अपराध की बात करता है और ये आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी की बात करता है। यानी कि आप ऐसे समझें कि अपराध होने के बाद गिरफ्तारी होती है किसी की, तो पहले अपराध होगा फिर गिरफ्तारी की जाएगी। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले जो आर्टिकल 20 है वो पहले है, तो पहले क्या होगा, अपराध होगा। ठीक है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, तो आर्टिकल 22 किसके बारे में बात करता है, गिरफ्तारी की। तो इस तरह से आप उसको अलग अलग करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक है इसको हम यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद हमारा पार्ट 3 आएगा। अगर आपको अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी समस्याएं हैं, तो प्लीज़ हमें मेंशन करें ताकि कमेंट में, ताकि जो इसका अगला पार्ट है इसमें आपके जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर सके वहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट यानी पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।